हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का हिस्ट्री के सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, यात्रियों के नज़ारे। ठीक है, यानी कि किस प्रकार के यात्री हुआ करते थे जो दूर दूर की यात्रा किया करते थे। जैसे कि नारी तथा पान हो गया, इसके बारे में विवरण बता रखा है। ठीक है, तो कई प्रकार के यात्री थे और ये यात्री क्या करते हैं, अलग अलग जगह की दूरियाँ तय करते हैं। जिसमें थे सबसे था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो है उन्होंने बुक लिखी थी। इसका बुक का नाम था किताब-उल-हिंद। अल-बिरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित खज़म में सन 973 में हुआ था। खज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बिरूनी ने उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करी थी। इसे कई भाषाओं का ज्ञान था। इसमें सरियाए हो गई, फारसी हो गई, हिब्रू हो गई, संस्कृत सम्मिलित थी। समझ गए बात को? तो इसने कई प्रकार की क्या यात्राएं भी करी थी। सन 1017 ईस्वी में खज़म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान मोहम्मद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल-बिरूनी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया और धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आ गया और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में भी अल-बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 18वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लग गया। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्क ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद करी। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों, विद्वानों के साथ कई वर्षों तक क्या समय बिताया और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त करा। समझ गए? इस तरीके से वो कई प्रकार की क्या यात्राएं किया करता था। अलग अलग जगह पे जाया करता था, तो वहाँ की यात्रा कर रहा है। समझ गए बात को? अब आता है किताब-उल-हिंद, अरबी में लिखी गई किताब-उल-हिंद। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किताब-उल-हिंद किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी गई। किताब-उल-हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है एक प्रकार, और इसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा और सामाजिक जीवन, नाप-तोल, मूर्ति, कानूनी माप-तोल विज्ञान इत्यादि के बारे में बता रखा है। ठीक है, अल-बिरूनी ने अपनी किताब में कई चीज़ों के बारे में बताया, क्योंकि उसको क्या करता है, दूर दूर की यात्रा करने का शौक था, तो वहाँ पर वो जाया करता था। तो अपनी किताब में उसने काफ़ी चीज़ें बताई। अब आता है हिंदू क्या है। हिंदू शब्द लगभग छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुआ था। ठीक है, यह आया था। यह फारसी शब्द, इसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, से निकला है। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और क्षेत्र को अल हिंद अथवा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंध से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहकर निवासी क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कई भी शब्द लोगों को धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस तरीके से यहाँ का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते, ये देखो जी, यह अल-बिरूनी जो है लोगों के बीच में बैठते हुए दिखा रखा है। ठीक है, पांडुलिपि में इस प्रकार के चित्र देखने को मिल जाते हैं। अब आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया एक उसका मतलब एक वृत्तांत है जिसको रिहाला कहा गया। यानी कि इब्न बतूता ने बुक लिखी थी, इसको रिहाला कहा गया। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी मिलती है। मोरस्को के इस यात्री का जन्म तंजानिया के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवार में हुआ था, जो इस्लामी कानून अथवा सीरिया पर अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था। इसके परिवार के लोग काफ़ी कहते अच्छे थे और कम उम्र के अंदर ही इसको काफ़ी शिक्षा प्राप्त हो गई थी। इन्होंने काफ़ी बुकों का अध्ययन करा था और दूर दूर की इन्होंने यात्रा करी थी। 1332 से 1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले ही है मक्का की तीर्थ यात्रा सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्व अफ्रीका के बंदरगाहों से होकर गुजरा था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता ने सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था। कला साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में वो काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, इब्न बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली के लिए प्रस्थान करा। सुल्तान उसकी मतलब बुद्धिता से काफ़ी प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, परंतु बाद में इसने अपना मतलब सुल्तान का विश्वास खो दिया, तो उसे जेल में डाल दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर हो गई, तो उसको छोड़ दिया गया। परंतु 1342 में मंगोल शासकों के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का इसको आदेश दिया गया।
अपनी नई नियुक्ति के समय इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया और वहाँ 18 वर्ष तक काजी के पद पर रहा और अंत में उसने श्रीलंका जाने का निश्चय करा। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल और असम भी गया। वह जहाज से सुमित्रा गया और सुमित्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह, ठीक है, देखो ये चित्र है जो बताया यात्रियों के नज़ारे से ये चित्र गया, ठीक है, चीनी बंदरगाह से होते हुए वह गया, ठीक है। अपनी व्यापक रूप से चीनी यात्रा में वह बेजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक वहाँ नहीं टिक पाया और 1347 में उसने वापिस अपने घर जाने का निश्चय करा। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मोरस्को पोलो अपने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन की यात्रा के बारे में बताता है। इब्न बतूता ने मतलब सांस्कृतिक लोगों, आस्थाएं, मानवता आदि के विषय में काफ़ी सुन रखा था। मतलब वो दूर दूर की यात्रा किया करता और अपनी यात्रा में उसने इन सब के बारे में बताया, ठीक है। और इब्न बतूता के अनुसार उसने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगाया। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जाती थी, ठीक है। तो देखो कई प्रकार की चीज़ें मिलती है। तो इसको जब अपनी यात्रा कर रहा था तो काफ़ी जगह उसको डाकुओं का सामना भी करना पड़ा। ये देखो ये पूरा मैप बता रखा है इसमें मुल्तान हो गया, शतरुज हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, ये सब बता रखा है। यात्रा करना काफ़ी क्या असुरक्षित था क्योंकि इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा आक्रमण झेला था। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद किया करता था, पर इससे भी राजमार्गों में लुटेरों को रोका नहीं जा सकता था। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीत बचे उसमें इब्न बतूता भी सम्मिलित था, वो बुरी तरह से घायल हो गया था, ठीक है। अब आता है जिज्ञासाओं का उपभोग। इब्न बतूता एक क्या था? हठीला यात्री था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 4 ऑप्शन के तरह, इब्न बतूता कैसा यात्री था? 4 ऑप्शन में होगा हठीला, तो आपको हठीला लगाना है। उसने हठीला मतलब जिद्दी। उसने उत्तर पूर्व पश्चिम में अपने निवास स्थान मोरस्को वापिस जाने से पूर्व कई बार उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, भारतीय उपमहाद्वीप, चीन की यात्रा करी थी। और जब वह वापस आया तो स्थानीय शासकों ने निर्देश दिए कि वह अपनी कहानियों को दर्ज करे, यानी कि उन्होंने अपनी बुक लिखी और उस बुक के अंदर उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया, ठीक है। ये देखो ये बैठते हुए दिखा रखा है, इस तरीके बैठा करते थे, कई लोगों के बीच में बैठा करते थे और चीज़ें जाना करते थे। अब आता है फयाज द बर्नियर, ये एक चिकित्सक। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात इनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाओं के विषय में सुन रखा था, ठीक है। और इनमें कौन था? ये फयाज द बर्नियर भी था। नाम से बता, फयाज द बर्नियर ये फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है। फ्रांस का रहने वाला फयाज द बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दर्शन तथा इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह वह भी मुगल साम्राज्य में अफसर की तलाश में आया था और 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक रहा। मुगल दरबार में नज़दीक रूप से वह जुड़ा रहा और सम्राट शाहजहाँ के श्रेष्ठ पुत्र दारा शिकागो के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक अमीर तनशाहमद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहा, ठीक है। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा करी और उसके बारे में उसने लिखा, ठीक है। और वो यात्रा किया करता था दूर दूर की और वहाँ पर जाया करता था, उनके बारे में जानने की कोशिश। देखो फयाज द बर्नियर का एक चित्र है, ठीक है, जो कि पोशाक पहने हुए दिखा रखा है। तो यात्रा करने का इसका क्या शौक था, दूर दूर की यात्रा करता था, फिर उसके बारे में लिखा था। बर्नियर के कई कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुआ और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतावली भाषा में इसका अनुवादन आया। 1670 से 1725 के बीच इसका वितरित फारसी में 8 बार छपा और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में दोबारा छपा। तो इस तरीके से क्या करते थे, इसकी बुकों को लिखा गया और ये काफ़ी क्या प्रसिद्ध रहा, ठीक है। अब देखो यात्रा के दौरान इनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। भाई जंगलों से गुजरा करते थे, अलग अलग जगह से जाया करते थे। जैसे कि अल्बिरूनो का जातीय विवरण। अल्बिरूनो ने अन्य समुदाय में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जातीय व्यवस्था को समझने की कोशिश करी। उन्होंने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार, शासक वर्ग, भिक्षुक, ठीक है, अनुसंधाहित, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में यह
वह मतलब ये दिखाना चाहता था कि समाज वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ ही वह अपने मतलब दर्शाव को इस्लाम में सभी लोगों को समान माना करता था और इनमें विभिन्नता केवल धर्मता के पालन में ही थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बावजूद अल-बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि किस प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, अपन और उन्होंने लिखा कि हर बार वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य वायु को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल-बिरूनी जोर देते हुए कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन असंभव है। इसके अनुसार जाति व्यवस्था में अपवित्रता की अवधारणा प्राकृतिक नियमों के विरोध थी। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने क्या करा था, भाई जाया करते थे, दूर दूर की यात्रा कर रहे हैं और उनको लिख रहे हैं, अपने विचारों को लिख रहे हैं। अब देखो इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की जिज्ञासा। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया तो उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन गया था, जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्रा करी, पवित्र पूजा स्थल को देखा, विद्वान लोगों के बीच में बैठा, कई बार काजी के पद पे रहा तथा शहरों की विश्ववादी संस्कृति का भोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषा बोलने वाले लोग विचार सूचनाओं का आदान प्रदान किया करते थे। तो ये क्या करता है, ये जाया करता था, महिलाओं के बीच में बैठ रहा, पुरुषों के बीच में बैठ रहा, उनके बारे में जान रहा है। अब आता है नारी तथा पानी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों और ये पैसेज के अंदर भी आ सकता है और आपसे वैसे भी क्वेश्चन पूछेगा। देखो इब्न बतूता की यात्रा की विविधताओं में कुछ बेहतरीन उपकर तथा तरीकों में मिलते हैं, जिनमें वह नारी तथा पान दो ऐसी वनस्पति उपजाओ जिससे उसके पाठक पूरी तरीके से अपरिचित थे का वर्णन मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है इब्न बतूता ने क्या करा था, पहली बार नारियल तथा पान देखा था भारत में। ठीक है, इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसर से भरपूर पाया जिसके पास आवश्यकता, इच्छा, साधन तथा कौशल है। ये शहर घनी आबादी वाले समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विबंध के। इब्न बतूता के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाले सड़कों तथा चमक दमक रंग वाले और रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे हुए थे। इब्न बतूता को एक बड़ा शहर विशाल आबादी वाला भारत में बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। ये देखो दिल्ली, ठीक है, इस प्रकार के बता रखा है ये। ठीक है, ये देखो गुफाएं ये, तो ये पैसेज देख लेना सारे सारे। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ छोटे छोटे पैसेज आ जाते हैं कि किस तरीके से हुआ करते थे। तो वहाँ पर क्या है, ये देखो ये चित्रण पाया गया है। तो इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार के चित्र लिखे हैं। उन्होंने यहाँ पर कपड़ों के बारे में बताया है, यहाँ के शहरी जीवन के बारे में बताया, संचार प्रणाली के बारे में बताया है कि किस प्रकार से संचार प्रणाली हुआ करती थी। गुप्तचर व्यवस्था हुआ करती थी, जहाँ पर गुप्तचर क्या करते, घुड़सवार पे जाया करते थे और इन्फॉर्मेशन को जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह देते। ठीक है, अब आते हैं बर्निया तथा अविकसित पूर्व। जहाँ इब्न बतूता ने हर चीज का वर्णन करने का निश्चय कराया है, उसने इस अनोखे व्यवस्था को बताया। वर्नियर एक बुद्धिजीवी परंपराओं से संबंधित था। उसने भारत में जो देखा वह लिखा उसने और अपनी सामान्य रूप से यूरोप तथा विशेष रूप से फ्रांस में व्यवस्थित स्थिति की तुलना करी, विभिन्नता को उजागर करा। ठीक है, और बर्नियर ने जो बुक लिखी थी वो थी ट्रबल इन द मुगल अंपायर। ये भी रट लो बच्चों, ये भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि बर्नियर द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या था। ट्रबल इन द मुगल अंपायर। इसे मुगल अंपायर के बारे में बताया कि किस तरीके मुगल अंपायर में व्यवस्था हुआ करती थी, कैसे खेती हुआ करती थी, राजा किस प्रकार से राज कर रहा है, भूमि की व्यवस्था किस प्रकार की थी, मजदूर लोग कैसे थे, किसान कैसे थे, गरीब किसानों की व्यवस्था के बारे में बताया। और ये देखो ये गरीब किसान के बारे में बता रहे कि किसान लोग किस प्रकार से खेती किया कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है बर्नियर ने बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी बुक के बारे में लिखा। ठीक है, और उन्होंने बताया कि राजा किस प्रकार से टैक्स लगाया कर रहा है, किस प्रकार से वह कार्य किया कर रहा है और जो लोग हैं वो राजा से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये अपनी यात्रा के दौरान, क्योंकि देखो हर जगह जाएगा तो व्यक्ति यात्रा के दौरान देखेगा। ये देखो ये चांदी का, ये एक प्रकार का सोने का चम्मच है। ठीक है, सोने का चम्मच जिसमें
पन्ने और मोतिया इत्यादि लगी है। तो इब्न बतूता ने देखा कि राजा महाराजा इत्यादि सोने की थालियों में खाना खा रहे हैं, सोने के चम्मच हुआ करते थे, तो उसको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ वो, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है, अनोखी क्या थी, व्यवस्था थी। तो अब देखो, महिलाएं दासियों तथा सती, यात्राओं में लिखित विवरण से उसने बताया कि जो महिलाएं हुआ करती थी वो क्या करती थी, वह पुरुष पर निर्भर रहा करती थी। ठीक है, बाजारों को में उन्होंने कई प्रकार की महिलाएं देखी हैं, दास दासियां देखी थी उन्होंने। उसने देखा कि दास दासियां हुआ करती हैं जिनको क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से गुलाम के तौर पर प्रयोग करते। इब्न बतूता विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी भेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत गायक में निपुण थीं। इब्न बतूता की बहन की शादी के अवसर पर उसके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त किया करता था। दासियों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, और इब्न बतूता ने उनकी सेवाओं को पालकी या डोलों में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने के विशेष रूप से देखा है। दासियों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी, बहुत कम थी होती थी, और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख रखाव में समर्थ थे, कम से कम एक या दो तो रखते ही थे। ठीक है, तो इससे पता चला दासियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और सती प्रथा का मतलब क्या था कि यदि कोई स्त्री का पति मर जाता था तो उसको क्या करते थे, उसको सजाया करते थे और जय माता दी जय माता के नारे लगाया करते थे, और उसको उसके पति के साथ ही उसकी चिता में जला दिया जाता था। इस प्रकार की सती प्रथा भी उसने देखी थी। ठीक है, समझ गए। ये देखो, इस प्रकार के चित्र देखने को मिले हैं जो इब्न बतूता द्वारा अपनी किताब के अंदर लिखा गया है। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर पूरी तरीके खत्म हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इब्न बतूता, फयान द बर्नियर हो गया, ठीक है, अल-बिरून हो गया, इन पे क्वेश्चन 100% आते हैं, हर साल आते हैं। तो इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आप देख लेना, ठीक है, अच्छी तरीके से। वैसे मैं इनके सबके आंसर भी की वीडियो भी डाल दूंगा, और इनके क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं वो भी डाल दूंगा, और MCQ भी डालूंगा। आप क्वेश्चनों को रटो नहीं, ठीक है, बस वीडियो को बार बार सुनो, लगा के छोड़ दो। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्या आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रटने से क्या होगा, अगर आप रटोगे तो 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। समझ गए मेरी बात को। तो रटो नहीं, सिर्फ सुनने की कोशिश करो। आप खाली सुनते रहोगे, आप 100% अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, और जल्दी मैं क्या करूँगा, इसके सबके क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। ठीक है, एक्चुअली वीडियो थोड़ी लेट डल रही है क्योंकि मेरे को और भी क्लासों की वीडियो डालनी पड़ती है, और मेरा शेड्यूल काफ़ी क्या बिजी रहता है। तो जैसे मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, आप टेंशन मत लो। आपके जो प्री बोर्ड है उससे पहले पहले मैं सारी वीडियो और अच्छे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस या पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, वो सब मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।